हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट जैसा मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पहले भी बताया है, आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो वीडियोस होंगे वो अब आएंगे ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ की आपको जो महा रिवीजन है, करंट अफेयर्स हैं, वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इतना सारा जो यूजफुल कंटेंट है उसको आप इजीली एक्सेस कर पाओ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज वेल एज हमारे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें दे दूंगा। तो मेक श्योर कि उस लिंक पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि लोकसभा के आप जानते हो आजकल सेशन चल रहा है। कल काफी फेमस स्पीचेस भी हुई हैं उसके अंदर। तो देखो ये जो सेशन है ना, उसमें ये बात रखी गई है कि जो NCST है उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 50% हम करंटली उससे 50% के भी नीचे काम कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना कि आखिर सर NCST है क्या ये चीज। देखो एक्चुअल में ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो एक हमें आर्टिकल 338 देखने को मिलता है। कौन सा? 338। अब हुआ क्या करता था ना, हमारे पास एक बॉडी थी अंडर आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एक ही सिंगल बॉडी थी, पर हमने फिर लेकर आए क्या, 89th अमेंडमेंट 2003 के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया, उस एक सिंगल बॉडी को हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया क्या, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और दूसरा हो गया NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहने का मीनिंग क्या, पहले एक बॉडी थी, हमने एक का दो बॉडीज बना दी कि SC के लिए अलग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग। तो इस तरह से जो NCSC है वो किसके अंदर आ गई, आर्टिकल 338 के अंदर ही। वेयर एज NCST कहां पर आ गई, 338A के अंदर। अमेंडमेंट हुआ ना, तो 338 के अंदर A के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहां पे बन जाती है। तो ये यहां पे इस तरह का थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह से मूव हुआ है कि कैसे ये बॉडी बनी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां पे थोड़ा रियलाइज करो कि यहां पर आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे न्यू दिल्ली के अंदर, और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज भी आपको नोटिस करने को मिल जाएंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एक चेयरपर्सन आपको देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से एक वाइस चेयरपर्सन हो गया, और बाकी के 3 मेंबर्स भी होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। जो यहां पर चेयरपर्सन की जब मैं बात करता हूं ना, तो उनको कौन सा दर्जा दिया गया है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का। तो ये हमें यहां पे चीजें पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि इनके आखिर फंक्शन क्या है, ये कमीशन बनाया क्यों गया है। देखो आप रियलाइज करो, हमारा जो संविधान है उसके अंदर ना जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, बिल्कुल अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में इनकी बात करी गई है। उसी तरह से बहुत सारे हमारे पास स्टैट्यूटरी नॉर्म्स भी हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या वो जितने सेफगार्ड्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, ये सभी काम कौन देखता है, ये NCST देखता है विद रिगार्ड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे SCs के लिए क्या है, वो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वो सारी चीजें देखता है। ST के लिए ये भी देखता है। उसी तरह से कई बार हो सकता है कुछ तरह की कंप्लेंट रेज करी गई हो, ठीक है, तो उनके अंदर एक तरह से इंक्वायर करना, वो भी इनके द्वारा देखा जाता है। कई बार प्रेसिडेंट साहब इनको कुछ अलग से काम दे देते हैं, तो वो काम को भी इनको देखना पड़ता है कि प्रेसिडेंट साहब ने कोई चीज बोली है तो उसको काम करें। इसके साथ ही हर साल में या फिर किसी भी टाइम उससे पहले भी इनफैक्ट एक रिपोर्ट लेके आनी होती है, और वो रिपोर्ट किसको देनी है, प्रेसिडेंट साहब को। क्यों देनी है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि STs के रिगार्डिंग इस साल क्या काम हुआ है, क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, ये सारी बातें यहां पर आप देख सकते हो, स्कीम्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये सारा काम हो जाता है NCST का विद रिगार्ड्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल एज उनका और डेवलपमेंट कैसे हो पाए, ये सारी चीजें यहां पे नोटिस करने को मिल जाती हैं। ध्यान में देने वाली बात ये है कि यहां पर ना इनके पास पावर होती है किस तरह की, एक सिविल कोर्ट जैसी। जैसे मान लो किसी पर्सन को यहां पे समन करना हो तो वो बुलाया जा सकता है, ओथ के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एफिडेविट को प्रोड्यूस करना, ये सारे अलग अलग कामों के अंतर्गत इनके पास पावर कैसी है, जैसी एक सिविल कोर्ट के पास होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि NCST का काम क्या होता है और कैसे ये बनी है। तो कल को कोई आपसे पूछे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या नहीं है, द आंसर इज यस। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 338A। पहले एक थी, पर बाद में हमने क्या किया, SC के लिए सेपरेट हो गया आर्टिकल 338 के अंदर, और NCST बन गई 338A के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। यहां पे नोटिस करो क्या है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड।
क्या ये थर्ड शेड्यूल है, क्या फिफ्थ है, या नाइन्थ है, या ट्वेल्थ है। काफी स्टूडेंट्स को ना शेड्यूल्स के अंदर बड़ी दिक्कत होती है। एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं, दरअसल बहुत सारा गूगल या यूट्यूब पे आपको बहुत पॉपुलर ये मिल जाएगी, तो थोड़ा उसी को ना मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उसके बेस पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप आसानी से कर लोगे। देखो द ट्रिक इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, यहां पर किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं करता ही नहीं अपनी क्लासेस के अंदर। ये सिर्फ एक ट्रिक है ताकि आप आंसर तक पहुंच पाओ। देखो जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल दरअसल में किसकी बात करता है, टी मतलब टेरिटरी की। ठीक है सर, तो जो टेरिटरी वाली बातें हैं वो कहां पे बात हुई है, वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के अंदर की बात होती है एमोल्यूमेंट्स की बात होती है, ठीक है ना, या फिर अलग अलग जो आप जानते हो कि अलग अलग पर्क्स मिलते हैं, वो ई की बात यहां पे हो जाती है। तीसरा आ जाता है हमारा एफर्मेशन या फिर ओथ की बात कर लो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आप देखते हैं ना कि ओथ कैसे कैसे ली जाती है, तो वो शेड्यूल थर्ड है। उसके बाद आ जाता है क्या, आर क्या है सर, राज्यसभा। आप देखते हो ना कि राज्यसभा के रिगार्डिंग अलग अलग सीट्स हैं, यूपी के अलग सीट्स हैं, मणिपुर के अलग सीट्स हैं, तो वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब बात करता हूं फिफ्थ शेड्यूल की, ये क्या है, ये यहां पर बात होती है शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग। आपने सुना होगा ना जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी। जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग चीजें हैं, वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आती है। उसी तरह से थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या है, सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में दरअसल में ना अदर स्टेट्स की बात होती है। सर ये अदर स्टेट्स कौन सी है, ये स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके रिगार्डिंग जो भी बातें होंगी वो यहां पर आती हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर। दरअसल में क्या होता है, यहां पर आपको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिल जाती है अंडर सिक्स शेड्यूल। जब मैं बात करता हूं सेवेंथ शेड्यूल की, सेवेंथ शेड्यूल क्या है, एफ है बात फेडरल की। आप जानते हो हमारे पास टोटल 3 लिस्ट है, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें हमें यहां पर कहां दी हुई हैं, सेवेंथ शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, 7 हो गए, ये बाकी के 5 बचे हैं। 8th क्या है, 8th है हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कितनी लैंग्वेजेस हैं यहां पर 8th शेड्यूल के अंतर्गत। जब बात करते हैं शेड्यूल 9 की, दरअसल में रिलेट किससे करता है, ये करता है लैंड रिफॉर्म्स वाले। आप जानते हो ना हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो इन्हीं के रिगार्डिंग था, तो 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंतर्गत। तो 9 शेड्यूल क्या है, लैंड रिफॉर्म से। जब हम बात करते हैं 10th की, तो 10th क्या है, डिफेक्शन से संबंधित, बेसिकली जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, 1985 में आया था, तो वो बात हो जाती है 10th शेड्यूल के अंदर। 11th शेड्यूल हमारा बात करता है पंचायती राज की, ठीक है। 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपल कमेटीज वगैरह की। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 12 के 12 शेड्यूल थे। टी का मतलब टेरिटरी, ई का मतलब मॉल्यूमेंट्स या फिर जो सैलरीज वगैरह हो गया, ए का मतलब एफर्मेशन और ओथ, आर का मतलब राज्यसभा, एस का मतलब जो शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए, ओ का मतलब हो गया अदर स्टेट्स, एएमटीएम याद रख सकते हो, एफ का मतलब फेडरल, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसी तरह से जो 8th शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, 10th है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग, 11th हो गया पंचायती राज एंड 12th हो गया म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। तो इस तरह से 12 के 12 शेड्यूल को आप याद रख सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रिक। अब यहां पर क्या पूछा गया है, कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड रिस्ट्रिक्ट करनी है उसका ट्रांसफर टू अ नॉन ट्राइबल, ठीक है, या फिर प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग को हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं। कौन सा आएगा, सामने आपके सामने 12 के 12 शेड्यूल पड़े हुए हैं, इजी आंसर है 5th शेड्यूल, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई बार ट्रिक्स भी हो सकती हैं जो आप याद कर पाओ, एंड बहुत बार ये आपसे एग्जाम में हेल्प कर जाती हैं। ये आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है। इसी तरह से जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 2018 में एक बार पूछा गया था कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किसके अंतर्गत आया था, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसका आंसर था। तो मल्टीपल टाइम शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं। मेक श्योर कि आप इस तरह की ट्रिक्स को याद रखो ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम। तो व्हाइट लेबल एटीएम समझना देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज है कि आरबीआई ने इनको एक्सटेंड किया है बेसिकली कि व्हाइट लेबल एटीएम आप ऑपरेट कर सकते हो, पर दरअसल में हमारे लिए न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये जरा इन पिक्चर्स को देखो, हिताची एटीएम, या फिर इधर देखो टाटा प्रोडक्ट इंडी कैश एटीएम, या फिर आपने देखा होगा मुथूट का, कई बार आपने एटीएम देखा होगा। इस तरह के एटीएम देखे हैं, आई एम वेरी श्योर देखे होंगे, पर क्या ये आप खुद बताओ क्या ये बैंक है? आप लोगों ने कई बार आईसीआईसीआई का एटीएम देखा होगा, एसबीआई का एटीएम देखा है, एचडीएफसी का एटीएम देखा है, ये सारे तो बैंक हैं। पर ये क्या इंडी कैश एटीएम या हिताची एटीएम ये बैंक थोड़ी है, बैंक नहीं है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब हम बात करते हैं ना व्हाइट लेबल एटीएम की, दरअसल में बात करता है उन एटीएम्स की जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा रन किए जाते हैं। आई बात समझ में?
देखो बैंक्स ना हर जगह एटीएम नहीं खोल सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, पर ये जो वाइट लेवल एटीएम वहां पर खुल सकते हैं। बेसिकली क्या हुआ, एक पर्टिकुलर बैंक का एटीएम नहीं है वहां पे, पर वहां पर उनके बिहाफ पे ये लोग एटीएम रन कर रहे हैं। तो इसी चीज को क्या बोल देते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम, जहां पर क्या होता है एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है वो एटीएम्स को रन करती है। ठीक है, तो यही हमें चीज पढ़नी थी कि व्हाइट लेवल एटीएम क्या होती हैं, जो कि नॉन बैंक उनको रन करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके अंतर्गत इसके लिए ऑथराइजेशन है। एफडीआई 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट हमें यहां पर देखने को मिल जाती है, और उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा जिनकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होगी, 100 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो ये व्हाइट लेवल का एटीएम का मीनिंग ये होता है। इसके साथ ही ना एक मिलता जुलता वर्ड है, व्हाट इज दैट, ब्राउन लेवल एटीएम। अब सर ये क्या है, ब्राउन लेवल का मीनिंग क्या है? देखो यहां पर नोटिस करो, ये कौन सा एटीएम है, आईसीआईसीआई बैंक का। तो पहली बात तो क्या है, ये एक बैंक ही इसको रन करता है, पर इसके अंदर ना बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। कैसे ऑपरेशंस? जैसे मान लो इसके बाहर कई बार सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, बिल्कुल, या फिर कैश रिफिलिंग के लिए जो ट्रक वगैरह होते हैं वो भी तो होते हैं, बिल्कुल। तो ये जो सारे इस तरह के जो ऑपरेशंस है ना, उनको आउटसोर्स कर दिया गया। ये सिक्योरिटी गार्ड वाला काम, ट्रक वाला काम, ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं कर रहा, ये कोई उनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। इनको बोलते हैं क्या, ब्राउन लेवल एटीएम। तो फर्क समझना, व्हाइट लेवल एटीएम के अंदर क्या होता है, आपकी नॉन बैंकिंग एंटिटीज उनको रन करती है उन एटीएम्स को। ब्राउन लेवल के अंदर क्या होता है, बैंकिंग एटीएम सॉरी बैंकिंग एंटिटी ही रन कर रही है इन एटीएम को, पर कुछ पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। दैट इज नोन व्हाट, ब्राउन लेवल एटीएम। तो आई होप दोनों के बीच का फर्क आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखो तेलंगाना के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, दैट इज मतलब उसका पहले नाम हुआ करता था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। अभी उनका नाम चेंज हो गया है, नाम क्या हो गया है, बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति। अब इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के 2 एमएलएस थे, ठीक है, उन एमएलएस के ऊपर एक तरह से बोला गया कि इनने पोचिंग करी है। बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स उनको मारने का आरोप था, इस तरह की बातें उनके ऊपर करी गई थी। तो उसके रिगार्डिंग मुद्दा गया वहां के हाई कोर्ट के ऊपर। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, बोला कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगी, सीबीआई करेगी, ऐसा बोला गया। अब इसके अगेंस्ट में जाते हुए जो बीआरएस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने क्या मांग करी है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन को फाइल किया है। तो हमें समझना जरूरी हो जाता है कि सर ये आखिरी एसएलपी है क्या चीज। देखो कई बार पता क्या होता है कि आप ना, एक तो होता है कि आपने अपील करी, जैसे मान लो आप, समझाता हूं, हाई कोर्ट के मुद्दे से आप सहमत नहीं हो, उनका जो फैसला था उनसे सहमत नहीं हो, तो आप ऊपर अपील कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाई कोर्ट या फिर कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी लोअर ट्रिब्यूनल होता है ना, आपको उसके जजमेंट पे इतना ज्यादा आप उसको ट्रस्ट नहीं करते, या फिर उनकी जजमेंट के आप क्या जा सकते हो, आप एक सुप्रीम कोर्ट के साथ एक तरह की पिटीशन डाल सकते हो। कहने का मीनिंग क्या है, आपने सिर्फ एक पिटीशन डाली है, अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ध्यान से समझना, ये अपील नहीं है, ये एक तरह की पिटीशन है फॉर एन अपील। आप सुप्रीम कोर्ट के से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप हमारा केस को सुनिए, ठीक है। ये कोई भी लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर ट्रिब्यूनल हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं है हाई कोर्ट ही हो, नहीं, कोई भी लोअर कोर्ट या कोई भी लोअर ट्रिब्यूनल हो सकता है। आप डायरेक्टली वहां पर क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लगता है कि आपका केस सुनने लायक है या नहीं है, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ध्यान देना, ये अपील नहीं है, दिस इज एन पिटीशन फॉर एन अपील, कि आप प्लीज सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बात होती है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन की। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 136 यानी कि 136वां जो आर्टिकल है वो इसकी बात करता है स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज की बात करी गई है कि अगर आप कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट्स का जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यहां पर एग्रीड पार्टी को यहां पर देखा जा सकता है। तो कहने का बात क्या है, यहां पर डिस्क्रिप्शन किसकी है, डिस्क्रिप्शन है सुप्रीम कोर्ट की। अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना एक्सेप्ट करे, दिस इज टोटली पॉसिबल, ठीक है। तो ये एसएलपी का मीनिंग भी हमने समझ लिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्लूमबर्ग्स जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। देखो आजकल के टाइम पर ना हम जब बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल की, तो इकोनॉमिक एंगल में भी वुमेन की एम्पावरमेंट होनी ही चाहिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो एनवायरनमेंट हो गया, सोशल हो गया, और गवर्नेंस नॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम पर देखने को मिलता है। तो यहां पर ब्लूमबर्ग के द्वारा ना एक तरह की 600 प्लस कंपनीज के रिगार्डिंग देखा गया है जिन्होंने डिस्क्लोज किया है अपने जेंडर रिलेटेड डेटा, जिसको क्या बोलते हैं, जेंडर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंडिया की तरफ से भी 9 इंडियन कंपनीज ने इस इंडेक्स के अंदर अपनी जगह बनाई है। तो कहने का पॉइंट क्या है,
देखो एक आप कंपनी नोटिस करो, वहां पर क्या हो सकता है ना कि एक पर्सन को या फिर एक मेल को सेम काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिले, वेयर एज जो फीमेल है उसको काम करने के लिए वही सेम काम करने के लिए कम पैसे मिले। तो यहां पर क्या हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। ऊपर से आप बात कर सकते हो, कई बार सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर भी आप जानते हो ना, जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसकी बात हम अक्सर करते हैं, पर फिर भी हमें आज के देखने को मिलता है कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आज भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह से हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू, कि वो जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, कितनी ये करती हैं जेंडर इक्वालिटी को, कितना प्रमोट कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, उनकी तरफ कैसे वर्क कर रही हैं, ये सारी बातें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। और इन्होंने टोटल 5 पिलर बनाए हैं। वहां पर लीडरशिप एंड टैलेंट पाइपलाइन कैसी है, क्या महिलाओं को आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, लीडरशिप रोल्स में कैसी हैं, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग उनकी पे कैसी है, पे पैरिटी जो बात करी ना कि सेम काम के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या वो है या नहीं है, इंक्लूसिव कल्चर है, सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसीज और एक्सटर्नल ब्रांड। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं इस पर्टिकुलर ब्लूमबर्ग के जेंडर इक्वालिटी जब मैं बात करता हूं इंडेक्स की। तो आपने समझ आ गया होगा कि इंडेक्स ये कैसे बना है एंड साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट का एक टूल लेकर आने की। देखिए इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, ये 2014 का क्वेश्चन है, इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि अग्नि 4 मिसाइल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, जो गलत है वो क्यों गलत है, ये नीचे बताओगे। फिर कल मैं आपके साथ इसके रिगार्डिंग इसका सोल्यूशन अच्छे से डिस्कस करूंगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सेव वेटलैंड कैंपेन। दरअसल में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने सेव वेटलैंड कैंपेन को लॉन्च किया है। अब सर नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेव वेटलैंड कैंपेन क्यों किया होगा? वेटलैंड्स को बचाने के लिए ना, उनको रिस्टोरेशन के लिए। तो वही बातें यहां पर करी गई हैं। पर ध्यान देने वाली बात समझो, यहां पर हमने एक अप्रोच अडॉप्ट करी है। व्हाट इज दैट अप्रोच? होल सोसाइटी अप्रोच। क्या मीनिंग है सर इसका? देखो अगर आप सोचोगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना या बाकी और चीजें करना कहीं ना कहीं अगर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप रियलाइज करोगे कि सरकार एक सर्टेन लेवल तक ही काम कर सकती है। पर अगर मेरे और आपके जैसे लोग, जो आम लोग हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, वेटलैंड्स को बचाने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना योगदान दें, तो आपको नहीं लगता क्या कि बिल्कुल इस चीज को हम, इस पर्टिकुलर टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे? द आंसर इज यस। तो यहीं पर इसका मीनिंग यही है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का, कि पूरे के पूरे जितने भी सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स हैं उनको हम यहां पर एंगेज करें। तो यहां पर इसका काम क्या है? एक तो वेटलैंड्स के लिए लोगों को सेंसिटाइज करना कि इंपॉर्टेंस समझो वेटलैंड की। वेटलैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अलग अलग वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बहुत काम आ जाता है। तो अलग अलग यहाँ पे बेनिफिट्स हमें वेटलैंड के देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही गई है, वेटलैंड मित्र। मित्र क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर वेटलैंड मित्र से क्या मीनिंग है? अगर कोई पर्सन, कोई ग्रुप, कोई एनजीओ, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई भी इस तरह से कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो चाहती है इसका वेटलैंड के रिस्टोरेशन के लिए काम करना, उनका नाम क्या है? वेटलैंड मित्र। इनकी कवरेज यहां पे इंक्रीज करने की बात है और सिटीजन पार्टनरशिप बनाने की बात है। दरअसल में थोड़ा अगर हम और बात करें ना, हमारे एक रूल्स हैं वेटलैंड रूल्स 2017 के, वहां पर वेटलैंड मित्र की बात करी गई है। उसी चीज को हम थोड़ा और एनहांस करने की यहां पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जब वेटलैंड की बात हो और आप रामसर कन्वेंशन की बात ना करो तो वेटलैंड कंप्लीट ही नहीं है, आप सभी जानते हो। देखो दरअसल में क्या था, 1971 के अंदर ईरान की एक सिटी है रामसर नाम से, वहां पर डिस्कशन हुई और एक हम रामसर कन्वेंशन को हमने साइन किया। किस तारीख को? 2 फरवरी 1971। ये पर्टिकुलर डेट थी उस दिन, ठीक है। उसी दिन को हम क्या तब से सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में उसको हम सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंडिया ने भी 1982 में उसका पार्टी है एंड उसके बाद से 75 हमारे पास जो है वेटलैंड्स एज रामसर साइट हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी हैं अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इस बार के जो वेटलैंड डे है उसकी क्या थीम है? वेटलैंड रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ आप नोटिस भी कर सकते हो कि इंडिया के पास लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया, जिनको कि कंजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए और साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अब एक तो अग्नि वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, वो आप मुझे बताओगे उसका आंसर क्या है। साथ ही साथ ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो मेक श्योर कीजिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहला, अलिपो क्या इराक में था? द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर फॉल्स क्यों है? कहां था?
सीरिया। ठीक है, याद करो टर्की और सीरिया का मैंने कल बताया था ना, अर्थक्वेक आया है बहुत मेजर, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई है। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी ये चीज चल रही है, तो मेक श्योर कि आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन पता होनी चाहिए। कल मैप डिस्कशन किया था, आने वाले सेशंस में और भी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाइट टाइगर IUCN स्टेटस। क्या था सर इसका स्टेटस? मैंने आपको बताया भी था, द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर फॉल्स है? वल्नरेबल नहीं है, ये क्या था? एंडेंजर्ड था। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगी। तीसरा, ICET इनिशिएटिव। सर ये क्या है ICET इनिशिएटिव? याद करो, इनिशिएटिव फॉर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो हमने बात करी थी ना, जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके रिगार्डिंग, जैसे 6G की बात करी थी हमने, इन सभी चीजों की यहां पे डिस्कशन करी थी। तो यहां पर क्या है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज यहां पे हमें यहां पे देखने को मिल जाती हैं। तो मेक श्योर कि यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया मत लिखो, यहां पर कौन सी है, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो वो इंडिया और USA है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। चौथा, नॉर्थ स्टार, क्या उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट था? द आंसर इज ट्रू। ये बात डिस्कशन करी थी मैंने, आपको एक फिगर के थ्रू समझाया था, तो ये बात ठीक है। DNS अलाउंस क्या नॉन टैक्सेबल है? नहीं, ये भी फॉल्स है, टैक्स लगता है यहां पर, तो ये बात यहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये थे कल के पांचों क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। इन पांचों क्वेश्चंस का भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विच ऑफ दीज इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। इसके साथ ही मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, हमारा जो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल है, मेक श्योर आप उसको फॉलो करो, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां पर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। हमारा जो प्रीलिम बूस्टर का जो है इनिशिएटिव, ये भी वहीं पे धीरे धीरे वहां पे हम स्विच कर लेंगे। ठीक है, और इसकी आज के सेशन की अगर आपको PDF चाहिए, मेक श्योर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स, आप उसको फॉलो करो एंड वहां पर इसकी PDF को अपने साथ इंटीग्रेट करो अपनी स्टडी के साथ, एंड कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को आप और भी बेहतर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।